डिस्कस भी करते जाएंगे। थ्योरी, बहुत थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब जो क्वेश्चन करेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, उस थ्योरी से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगे वो करवाएंगे। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिनका थ्योरी रिवीजन नहीं हो पाया है यहाँ से हो जाएगा। इस तरह से बीच बीच में क्लास आते रहेगा, क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उसको उस क्वेश्चन के जरिए पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विकास। ठीक है, हमने वृद्धि और विकास के बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो विकास क्या होता है? विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो विकास सतत बार सुनते हैं, असतत कैसे हो जाता है? ठीक है, देखो हंसना नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन असतत कब हो जाता है ये बात ध्यान में रखना है। और इसको कब कहते हैं? जब विकास चरण में हो। चरण का मतलब स्टेज में हो। जो भी मनोवैज्ञानिक स्टेज की बात करता है उनके अनुसार विकास जो है वहाँ पर असतत हो जाता है। नहीं, 2 से 7 क्यों कहेंगे? चरण मतलब होता है स्टेज। स्टेज मतलब किसी चरणबद्ध चरण, अलग अलग स्टेज में विकास अलग अलग तरह से होगा, तो वहाँ पर वो असतत हो जाता है। जैसे प्याजे आ गया, कोहल वर्ग आ गया, तो जिनका भी चरणीय सिद्धांत है, स्टेज में सिद्धांत दिया हुआ है, उनके लिए विकास असतत प्रक्रिया है। बाकी विकास कैसी प्रक्रिया होती है? सतत प्रक्रिया होती है। लेकिन कल एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन में जीवन पर्यंत चलेगा, वोम टू टोम चलेगा, गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता है। विकास परिवर्तनशील होता है। इसका क्या मतलब होता है? परिवर्तनशील होता है, यानी विकास जो है ये बदलाव होगा, ऐसा नहीं कि स्थिर होता है, ये हमेशा बदलते रहता है। कोई बच्चा 5 साल में जितना सीख रहा है, फिर 10 साल के बाद उससे ज़्यादा सीखा होगा, तो उसमें परिवर्तन हुआ सीखने में। तो इस तरह से विकास परिवर्तनशील होता है। विकास कभी भी पीछे की ओर मुड़कर नहीं जाता है। कितना गप कर रहे हैं? अब इधर आ जाइए, क्लास में आ गए फिर भी डिस्कस कर रहे हैं। कल का भूत नहीं उतरा है, रिजल्ट तो आ ही जाएगा। तो विकास परिवर्तनशील होता है, पीछे की ओर नहीं जाएगा, हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। विकास स्पाइरल होता है। स्पाइरल का मतलब चक्रीय होगा। ठीक है, ये कभी भी लीनियर या एक रेखीय नहीं होता है, सरल रेखा में नहीं जाएगा, यानी विकास एक समान नहीं करेगा। विकास अपने क्रम और दिशा को क्या करता है? फॉलो करता है। विकास 2 दिशा को फॉलो करता है। एक होता है सिर से पैर की ओर, जिसको कहते हैं सेफेलोकोडल। दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल, केंद्र से बाहर की ओर। तो बच्चा पहले अपने भुजाओं पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर कोई स्पेसिफिक क्रिया करता है। तो इस तरह से हो गया आपका मध्य से बाहर की ओर। और सिर से पैर की ओर मतलब पहले बच्चा अपने गर्दन पर पकड़ बनाता है, अपने सर को संभालना सीखता है, फिर उसके पैरों पर पकड़ आता है, या पैरों पर वो पैरों में मजबूती आती है। तो 2 हाँ, जैसे अगर विकास को सतत प्रक्रिया भी दे देगा और अधोगामी और शीर्ष अभिगामी देगा, तो इसमें कौन सा अंतर होगा? तो सर जब दिशा पूछेगा, सिद्धांत है, हमने सिद्धांत पढ़ा है, 6, 7, 8, 10 सिद्धांत पढ़ा है। जब कहे विकास सिर से पैर के होते हैं या इनमें से कौन सा विकास दिशा का सिद्धांत है, तब दिशा के बारे में मारेंगे। लेकिन सिर्फ विकास दिया हुआ रहे तो कहेंगे सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हो गया। एक से अधिक रहेगा तो मारेंगे नहीं। तो दिशा के बारे में पूछेगा तो शीर्षगामी या अधोगामी, अगर विकास के बारे में सिर्फ पूछेगा तो सतत प्रक्रिया होती है। तो यहाँ विकास के बारे में क्या कह रहा है? अव्यवस्थित होता है। विकास कभी भी अव्यवस्थित नहीं होता है, ये व्यवस्थित होता है, एक क्रम में चलता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। फिर कह रहा है पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है। ऐसा नहीं है कि इसका जो है हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं। अप्रत्याशित नहीं होता है, एक आयामी नहीं होता है। तो विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। तो इसका एक आयाम नहीं होता है। विकास एक जटिल प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? जटिल प्रक्रिया होती है, अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। तो ये बात है। तो यहाँ पर क्या होगा? विकास गतिशील होता है, परिवर्तनशील होता है, यानी कि विकास हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेगा, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। समझने पे ध्यान दीजिएगा, आंसर तो आप लोग कर ही देंगे। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो अभी बता रहे थे कि सेफेलोकोडल या शीर्षगामी में सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो ये वाला ऑप्शन है, पैर से सिर की ओर उल्टा हो गया। केंद्र से छोर की ओर, इसको कहते हैं हम अधोगामी, अधोगामी, या इसको कहते हैं प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये है। फिर आ जाता है बाहर से केंद्र की ओर, तो ये भी उल्टा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये तो बता चुके थे इससे पहले। अब कह रहा है कि किशोरों पर फिल्म और विज्ञापन, किशोर मतलब कोई भी बच्चा होगा, ठीक है, उस पर फिल्म और विज्ञापन का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस पर जो है इफेक्ट पड़ रहा है किसका? फिल्म और विज्ञापन का। वह उनके व्यवहार व मूल्य भी
उससे प्रभावित होते हैं, तो उनके बिहेवियर में भी चेंज आ रहा है, उसका मूल्य जो है उससे प्रभावित हो रहा है। अलग अलग कल्चर के लोग देख रहे हैं यहाँ पर मीडिया में, तो कह रहा है मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। तो ये बात भी ठीक है कि प्रभावित करता है, ठीक है। और ये जो फिल्म है और विज्ञापन है ये कैसा है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक है या द्वितीयक? तो द्वितीयक है, और यहाँ पर यही बात कहा गया द्वितीयक है। हमने समाजीकरण के बारे में पढ़ा है कि समाजीकरण जो होता है समाज के नियम कानून वैल्यूज को आत्मसात करना या समाज में घुलना मिलना क्या कहलाता है, समाजीकरण कहलाता है। और इस समाजीकरण के दो टाइप्स पढ़े थे, एक था प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में जो होता है इसमें इसके अंतर्गत कौन आता है, तो इसमें आता है आपका फैमिली। तो जहाँ पर परिवार या दोस्त कहें या आस पड़ोस के लोग, तो परिवार से जुड़े हुए लोग जितने भी रिश्ते संबंधी आ जाएंगे, दोस्त मित्र भाई बहन सब आ जाएंगे, किसमें, प्राथमिक में आ जाता है। प्राथमिक समाजीकरण का हिस्सा होता है, जहाँ पर बच्चा शुरुआती दौर में जब पैदा होता है डायरेक्ट इससे इंटरेक्ट करता है, तो ये प्राथमिक हो गया। और जब इस परिवार से निकल करके बाहर जाएगा तो यहाँ भी जितने भी चीज़ होंगे, विद्यालय, मीडिया, स्कूल, सरकार, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, ये सारी सेकेंडरी हो जाएगा। तो यहाँ पर सरकार ले सकते हैं और भी कुछ ले सकते हैं। तो इस तरह से जितना भी परिवार और साथी समूह को छोड़ करके आएगा सारे के सारे सेकेंडरी में आता है। तो यहाँ पर वही बात कहा गया, फिल्म विज्ञापन सेकेंडरी है और यहाँ कह रहा है मीडिया सेकेंडरी है। दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है। ये कहाँ से आ गया, गजब है। तो दोनों क्या है, सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी है। व्याख्या कैसे होता है, कैसे समझते हैं कि हम एक दूसरे का व्याख्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पर जो अभी कथन दिया हुआ है और दूसरा जो तर्क दिया हुआ है दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है तो हम कहते हैं उसका व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था फिल्म और विज्ञापन का प्रभाव किसी किशोरों पर पड़ता है, और ये फिल्म और जो ये होता है विज्ञापन, ये दोनों कौन सा है, सेकेंडरी होता है। और यही बात यहाँ सेकेंडरी भी कहा गया संस्था है। तो दोनों क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, लिंक है, और इसीलिए कहते हैं हम उसका व्याख्या भी कर रहे हैं। बात भी दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है रमेश को अपने मित्र को पेन बहुत आकर्षित लगता है, वह उसे चुराने का विचार करता है। किसी का पेन इसको पसंद आ गया और जो है उसको चुराने का विचार कर रहा है, परंतु वह उसे नहीं चुराता है क्योंकि यदि उसके अभिभावक को पता चलेगा तो उसे बुरा बालक कहेगा। कौन सा बालक कहेगा, क्या यहाँ मारपीट का डर लग रहा है क्या? तो यहाँ बुरा कह रहा है। कोहल वर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास की किस अवस्था या किस चरण में है? तो हमने कोहल वर्ग को डिटेल में पढ़ा था। कोहल वर्ग क्या कहते हैं, एक तो इसका स्टेज में होगा, इन्होंने कहानी के जरिए नैतिकता के बारे में बताया था कि बच्चे को किसी एक सिचुएशन में डालना है, एक स्थिति में डालना है, और फिर उनसे सवाल करना है कि आपके सामने अगर इस तरह से स्थिति आए तो आप किस तरह से निर्णय लेंगे। और इस निर्णय के आधार पर कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए। इसके सिद्धांत में कितने चरण थे, 3 चरण था और 6 स्टेज था। तो अच्छा ठीक है, स्तर यानी लेवल 3 था, ठीक है, और अवस्था 6 थी। और ये 6 कौन कौन सा था? सबसे पहला था दंड एवं आज्ञाकारी। तो जहाँ पर बच्चा कहाँ कैसा आज्ञा का पालन किससे लिए कर रहा है, डर से बचने के लिए, ठीक है। डर यानी मारपीट का डर, कहीं भी कुछ चीज़ का, कोई भी चीज़ जहाँ भी डर रहा हो बच्चा, मारने पीटने से डर रहा है तो समझ जाएंगे पहली अवस्था में नैतिकता इस पर थोपी जाती है, जबरदस्ती नैतिकवान बनाते हैं, इसमें नैतिकता नहीं होता है। तो ये बच्चे डर के मारे जो है अच्छा व्यवहार करता है। और यहीं पर आ जाता है ये वाला जैसे को तैसा वाला, यानी आप अगर इस बच्चे को एक घुसा लगा दिए तो तुरंत उधर से दूसरा घुसा पड़ने वाला, यही समझ लीजिए। तो ये जैसे को तैसा वाला जो होता है, ये गांधी जी की तरह नहीं कहेगा कि आप अगर मुझे एक थाप मारे इस गाल पे तो ये वाला भी बढ़ा देगा, नहीं। इनको जैसे लगेगा एक मुक्का, तुरंत ये दोबारा इधर से पलट के वार करेगा कि जैसे आप करेंगे वैसा हम करेंगे। टिफिन वाला एग्जाम्पल देते, क्लासरूम में अगर टिफिन भूल जाता है बच्चा तो कहता है आज आप मुझे खिला दीजिए, कल मैं आपको अपने बदले में खिलाऊंगा। तो जैसे को तैसा स्टेज 2। और तीसरा वाला जो होता है गुड बॉय नाइस गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चा यहाँ पर अच्छा या बुरा के लिए काम करता है, अच्छे बने रहने के लिए व्यवहार करता है। कोई भी पार्टिकुलर व्यवहार दिखा रहे तो क्लासरूम में मान सम्मान हो, अच्छा बना हुआ रहे, रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए हम टॉप करेंगे क्लास में इस बार टेस्ट में, ताकि सर यहाँ बुला करके सम्मानित करें, 4 लोग मुझे देखें, 4 लोग अच्छा कहें हाँ फलाना जो है पढ़ने में अच्छा है। इस वजह से भी पढ़ाई करता है। तो अच्छा बने रहने के लिए कहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज नंबर 3। और चौथा वाला होता है, ठीक है,
यहाँ जो एक मुक्का लगाया था और पलट के जो मारा था, तो यहाँ जो बच्चा एक मुक्का मार देगा तो ये बच्चा जो है क्या करेगा, सॉरी यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल में आ जाते पहले यहाँ से। यहाँ जो एक मुक्का मारा था ये तो पलटा के मार दिया। अब इस वाले बच्चा में क्या करेगा, यहाँ पर अगर ये इनको एक मुक्का लगा दिया तो ये अच्छा बने रहने के लिए चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा ठीक है जो किया बाकी तो देख लेंगे। बाहर जब निकलेगा इसको गिरवा नदी के किनारे में ले जाके पटक देगा, बोलेगा आप बताओ कौन बचाएगा। तो सामने में अच्छा बना रहेगा लेकिन बाहर में मौका मिलेगा तो फिर बदला ले लेगा। तो ये हुआ गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक। अब यहाँ नियम कानून, धक्का मुक्की लग गया तो चलो केस करते हैं सर के सामने। अब ये बच्चा आएगा सर के पास केस करने, 2-4 मुक्का हम भी यहाँ पर लगा देंगे और केस रफा दफा कर देंगे। तो यहाँ पर जो है नियम, और ये नियम क्या होगा, फिक्स होगा, नियम को बदला नहीं जा सकता है, कड़ेती के साथ एकदम पालन करेगा। इस एज में कौन से वाले में, चौथा वाला में सबसे पहला डर के मारे दिखा रहा है, फिर जो है अदला बदली जैसा तैसा हो गया, धक्का मुक्की कर रहा है। तीसरा वाला में अच्छा बना हुआ रहेगा, अच्छा बनने के लिए जो करना पड़ेगा कर लेगा। फिर वह लास्ट में नियम वाला चौथा वाला में, तो नियम ही सब कुछ है, यहाँ पर नियम ही फिक्स है, बदला नहीं जा सकता। पांचवा में आएगा, कहेगा ऐसा नियम जो कि समाज के लिए बेहतर ना हो तो ऐसे नियम को हम थूकते हैं, इसको हम देखेंगे भी नहीं, ऐसा नियम को हम लागू नहीं करेंगे। समाज की बेहतरी के लिए जो नियम होगा, जो बदलाव होगा, इसमें बदलाव करेंगे। तो इसी नियम में अब क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है, ये कड़ा वाला नियम में बदलाव कर रहा है। अगर वो नियम यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा तो तुरंत चेंज किया जाएगा। और छठा वाला, कोई नैतिकता नहीं, अपना नैतिकता, हम है राजा इस देश के, हमारी नैतिकता हम मानेंगे, हम जैसा चलाएंगे वैसा होगा। तो ये पूरे देश या दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। अपनी नैतिकता वाली, स्वयं द्वारा चुने हुए नैतिकता, जो कि नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। जैसे अभी के एग्जाम्पल में ले सकते हैं, यूक्रेन के एक राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की। तो वो क्या किए, जब उनके देश में युद्ध हो रहा था तो वो अपने सेना के साथ लड़ने के लिए निकल गए। इस तरह से देश सर्वप्रथम, जबकि उनको लड़ना, या वो अकेला क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, उनको तो कोई भी मार के गिरा देगा। एक हौसला, एक जज्बा जो होता है देश के लिए, तो ये सब चीज़ें कानून को तोड़ करके खुद कानून हाथ में लेना, यह स्वयं द्वारा चाहिए चुने गए नैतिकता, छठा चरण में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा था, बुरा बालक कहेंगे, उसके पिताजी उनको बुरा बालक कहेंगे, तो कौन सी अवस्था होगी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास। कोई डाउट है? अगर यहाँ पर डर दिखाता तो कहते पहला, अगर कानून व्यवस्था की बात करता तो चौथा चले जाते, कानून व्यवस्था में बदलाव की बात करता तो 5वीं अवस्था में चले जाते, खुद का चुने हुए नैतिकता कहते तो छठा में, कुछ अदला बदली, कुछ लेन देन का बात होता तो कहते यांत्रिक वाला या सापेक्षता दूसरा, ठीक है। तो हो गया ये, यहाँ पर अदला बदली वाला आ जाएगा। सजा के लिए ये पहले स्टेज में आएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास 5वां वाला, ठीक है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना। अब इनका भी आलोचना है थ्योरी का। उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति से करते हैं। तो कह रहा है सभी 4 चरण में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। तो ये बात ठीक है, जिस स्टेज में जाएगा उस तरह से प्रगति करेगा। फिर कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात भी सही है कि नहीं? बच्चे जिस समाज में बढ़ते हैं, जिस समाज में पलते हैं, वहाँ से वो बच्चे प्रभावित होते हैं। चाहे जैसा भी समाज हो, जिस भी समाज से आ रहा हो, तो बच्चे उसके संज्ञानात्मक विकास पर उस समाज का, उस संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। दोनों बात सही है। अब क्या व्याख्या कर रहा है एक दूसरे का? क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है बताइए? अच्छा, नीचे वाइगोस्की का हो रहा है। समाज के बारे में सिर्फ वाइगोस्की ही बात नहीं करते हैं, पियाजे भी बात करते हैं, लेकिन उनको उन्होंने समाज नहीं कहा है। वहाँ MESE 4 टर्म बताए थे। सबसे पहले मैच्योरेशन, जिसको ये कहते हैं परिपक्वता, बच्चा परिपक्व होगा तभी कोई काम कर पाएगा, ऐसा मानना है पियाजे का। ज़्यादा जोर देते हैं किस पर? परिपक्वता पर, मैच्योरेशन पर। फिर आ जाता है दूसरा एक्सपीरियंस, यानी अनुभव। तो बच्चे को जितना ज़्यादा अनुभव करवाएंगे, एक्सपीरियंस करवाएंगे, एक्टिविटी करवाएंगे, बच्चा उतना ज़्यादा उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, उतना बेहतर सीख पाएगा। फिर है ये सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये भी सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर देते हैं, यानी फिजिकल वर्ल्ड। इसको इन्होंने भौतिक दुनिया कहा है। ये जो वाइगोस्की बार बार सामाजिक सांस्कृतिक कहते हैं, इसी को पियाजे कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक दुनिया कहते हैं। और यहाँ पर सामाजिक जो है सोशल अंतःक्रिया या सामाजिक अंतःक्रिया, इनके भी थ्योरी में इनका जिक्र है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मानते, क्योंकि बच्चा पैदा ही समाज में होता है, हम सामाजिक प्राणी हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये भी कहते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये जरूरी नहीं सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाए। तो सिर्फ वाइगोस्की को याद करना है। पियाजे भी सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर देते हैं। बच्चा जो ये एक्सपीरियंस करेगा कहाँ करेगा? समाज में ही करेगा या समाज से बाहर करेगा? समाज में करेगा। तो ये बातें ये कह रहा है। फिर लास्ट में आ जाता है इक्विलिब्रेशन, जिसको कहते हैं संतुलन।
तो ये संतुलन की प्रक्रिया अभी आगे बताएंगे क्या होता है। तो दोनों बात सही है और व्याख्या भी है। अब पियाजे का थ्योरी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। वही तो बता रहे थे कि पियाजे भी सामाजिक अंतःक्रिया की बात करता है, ऐसा नहीं कि समाज उसको नकारता है। पियाजे किसका दूसरा है? दोनों का सिद्धांत। हाँ, दोनों का सिद्धांत जो है पियाजे और वाइगोस्की का, दोनों का थ्योरी किस पर है? दोनों का थ्योरी संज्ञानात्मक विकास पर है। पियाजे भाषा को कम महत्व देते हैं, वाइगोस्की भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं। पियाजे परिपक्वता को महत्व देता है और वाइगोस्की समाज और संस्कृति पर जोर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइगोस्की के बारे में अगर कह दे सामाजिक सांस्कृतिक तो समाज संस्कृति को वो बायकॉट करता है, ऐसा नहीं कहेंगे कभी, ठीक है। उनके थ्योरी में भी ये बात है, तो हमेशा नहीं मानना है। अब आप कहेंगे कि दोनों सही है और एक वाइगोस्की का एक पियाजे का है, दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये इन्होंने कभी समाज या संस्कृति को नकारा नहीं है, उतना बल नहीं दिया है, लेकिन वो उनको नकारते नहीं है, उसको हटाते नहीं, अपनी थ्योरी से साफ उसको बर्खास्त नहीं करते। अब यहाँ पर आ जाते हैं पियाजे पर। तो पियाजे जो है सबसे पहला कहेगा बच्चा क्या होता है? लिटिल साइंटिस्ट, यही कहते हैं ना। तो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे सक्रिय खोजकर्ता होते हैं, यानी जो है एक्टिवली ज्ञान का निर्माण करेंगे। और जितना ज़्यादा बच्चे एक्टिव रहेगा, जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेगा उतना बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो बच्चे को हमेशा एक्टिव रखना है। और ये किससे जुड़ा हुआ है? ये रचनावादी से जुड़ा हुआ है। किससे? रचनावादी। और रचनावादी हमेशा यही कहेगा कि बच्चे को एक्टिव रखना है, बच्चे को कभी भी पैसिव नहीं रखना है। इन्होंने 4 शब्द कहा है, एक होता है NESE, अभी जो बता रहे थे यही चीज बता रहे थे, परिपक्वता, अनुभव, ठीक है, बच्चे को अनुभव करवाना है। तीसरा होता है सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, और लास्ट आ जाता है संतुलन। तो ये जो संतुलन की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर तो बच्चा पहले कोई भी काम करेगा, जब तक वो इस स्टेज में चला नहीं जाएगा तो बोल रहा पियाजे वो काम नहीं कर सकता है। परिपक्व होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे अगर कोई बच्चा कह रहे हैं तार्किक रूप से अमूर्त चीज़ों के प्रति चिंतन करता है, तो ये कहेगा जब तक बच्चे का उम्र 7 साल से ऊपर नहीं होगा तब तक वो मूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा। तो एज के साथ चिंतन करता है, हर एक स्टेज में अलग अलग बांट करके रखा है। हम कहेंगे 4 साल का बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगेगा, तो पियाजे कहेंगे नहीं, वो नहीं सोच सकते उस बारे में, उसके बारे में आप कितना भी पढ़ाएंगे, कितना भी सामाजिक अन्वयन क्रिया करवाएंगे, बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा। सबसे पहला बच्चे को परिपक्व होना चाहिए। और परिपक्वता होता है क्या? एज के साथ उस काम कर को या उस काम को करने की क्षमता आ जाए जो कि उसके साथी समूह के बच्चे, आम बच्चे कर पाते हैं, या उसके काम में कुशलता आ जाए, बेहतर तरीके से वो काम कर पाए, इसको कहते हैं परिपक्वता। अनुभव तो बच्चा समाज में रहेगा तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करेगा, बैठेगा नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया ये अनुभव समाज में जाकर के करेगा। और संतुलन की जो स्थिति होती है वो क्या होती है? संतुलन के कितने पार्ट, कौन कौन से? और अनुकूलन, और तो इसी अनुकूलन को कहते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। और इधर इसको क्या कहते हैं? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है? इसका 2 भाग होता है अनुकूलन का। एक होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन को कहते हैं आत्मसातीकरण या समावेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो देख लेना, इंग्लिश में एक ही होगा। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका समायोजन, यानी एकोमोडेशन, ठीक है। और संगठन क्या होता है? ज्ञान का संगठित रूप। तो कोई भी चीज़ बच्चा अनुभव कर रहा है तो उसके स्कीमा में जा करके एक व्यवस्थित तरीके से ज्ञान बैठता है, उल्टा पुल्टा नहीं होता है। जिस क्रम में सीखता है वहाँ पर जा करके स्कीमा में उस तरह से फिट हो जाता है। फिर अगर उस बच्चे को उस क्रिया को करने के लिए कहा जाता है तो उस स्कीमा पर जोर देता है, उस चीज़ पर जोर देता है और उसी तरह से वो करने की कोशिश करता है। तो ये संगठन जो है ज्ञान को संगठित करके रखता है, एक जगह तय करके रखता है। अब यहाँ आ जाते हैं आत्मसातीकरण और समायोजन पर। तो जब भी किसी भी ज्ञान को, कोई भी नया ज्ञान हो, उसको स्कीमा में ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो क्या कहलाएगा? आत्मसातीकरण। तो क्या कहेंगे? नया ज्ञान को या न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या करना? ऐड करना, ठीक है। कहाँ ऐड करेंगे? स्कीमा में। फिर है जो पूर्व ज्ञान है उसको स्कीमा में ऐड करना, या पूर्व ज्ञान के आधार पर किसी भी चीज़ को आप ऐड कर रहे हैं
तो बेसिकली चीज़ यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन को अपने स्कीमा में ऐड करना या जोड़ना। तो जहाँ भी इस तरह से दिखे कि इंफॉर्मेशन को ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो कहेंगे क्या, आत्मसातीकरण, समावेशन। और समायोजन कब होगा, जब बदलाव की प्रक्रिया होगी। अब किसी चीज़ को वो, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक क्या है, अंडा है, अंडा है। बच्चे ने, छोटे बच्चे ने देखा कि अंडा है, घर में मुर्गी है, अंडा दे दी थी, कहीं घड़क रहा था, तो पूछा ये क्या है, तो इन्होंने कहा कि अंडा है। अब वो अंडे के स्कीमों को अपने दिमाग में फिट कर लिया कि गोल और वाइट ऐसा जो दिखने वाला होता है वो अंडा होता है। अब बच्चे को कहीं भी ऐसा वाइट और गोल सा दिखाई देगा तो क्या कहेगा, अंडा कहेगा। अचानक एक टेनिस गेंद सफ़ेद वाला या प्लास्टिक का गेंद घर में घड़क रहा था, तो वो बच्चा बोलता है चिल्ला करके, देखो देखो कितना बड़ा अंडा है, थोड़ा बड़ा गेंद था, तो कितना बड़ा अंडा है। तो फिर आप उसको समझा के कहते हैं कि ये अंडा नहीं होता है, ये गेंद है, ये देखो ऐसे पटकने से ऊपर उछलता है, जबकि अंडे को पटकेंगे तो चूर हो जाएगा। अब ये चीज़ वो जो है अपने बच्चे वो दिमाग में उसको प्रोसेस करेगा, घुमाएगा और दोनों में फ़र्क लगाएगा कि क्या है, गेंद में क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। अब उस अंतर करके उस अंतर को अब इस अंडे के स्कीमा में क्या करेगा, बदलाव करेगा, और बदलाव करके अब वो फिट कर लेगा अपने स्कीमा में अंडे और गेंद का, दोनों का, कि इस तरह से दिखने वाला अंडा होगा, ऐसे दिखेगा, इस तरह से एक्टिविटी होगा तो ये गेंद होगा। इस तरह से अब बदलाव आ रहा है, या कहेंगे स्कीमा में परिवर्तन करके ऐड कर रहा है। ऐड तो यहाँ भी होता है, जोड़ता यहाँ भी है, लेकिन कब जोड़ेगा, या तो बदलाव करके, या परिवर्तन करके, या संशोधन करके। तो ये सब बात अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो समझ जाना है कि समायोजन की प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती है। फिर इसका स्टेज है, कितना स्टेज है प्याजे का, SPCF, यही है ना, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। हिंदी में कहते हैं, एक होता है संवेदीगामक। चलिए इसमें बताइए तो क्या क्या होगा। संवेदीगामक अवस्था में बच्चे, पहले तो एज जो होगा वो होगा 0 से 2 वर्ष, ठीक है। क्या क्या एक्टिविटी करेगा बच्चा, कैसे सीखता है, ठीक है, सेंसेस से सीखता है। तो इनका जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जितने भी इंसान है सबके अंदर कितने ज्ञानेंद्रियां होता है, 5। तो इन सेंसेस के जरिए सीखता है, देख करके, टच करके, सूंघ करके, स्मेल करके, तो इन सब चीज़ों से ये सीखेगा, ठीक है। आवाज़ पहचान लेता है, बोलने का मतलब है आवाज़, छोटे बच्चे हैं, माँ की आवाज़ पहचान लेता है, दादी की आवाज़ पहचान लेता है, दादा का आवाज़ पहचान लेता है। तो इन सब में फ़र्क करके ये सीख रहा है। फिर है क्या, सुन करके तो हो गया, फिर है देख करके, कोई चीज़ें देख रहा है तो उससे भी, स्मेल से भी पहचान आ जा रहा है बच्चा, तो ये सब चीज़ों से सीखता है। फिर यहाँ पर आ जाएगा एक गुण जो होता है जिसको कहते हैं, कौन सा, वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंट। तो वस्तु स्थायित्व जो होता है, ये गुण की यहाँ पर कमी रहेगी। शुरुआती दौर में जन्म से लेकर के 10 महीना 12 महीना तक कहेंगे ये गुण नहीं पाया जाता है बच्चे के सामने। अब ये क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण जब नहीं पाया जाएगा, कोई भी वस्तु, कोई भी खिलौना बच्चे के सामने शुरू के दौर में लाओगे, देखेगा जब तक तो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, हटा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके स्कीमा से वो चीज़ें हट जाता है। यानी सामने है तो स्कीमा में है, सामने से हटा, स्कीमा से भी हट गया, तो उस चीज़ के लिए बच्चा जब तक नहीं रो रहा है, यानी उस चीज़ की जिद नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए कि अभी वस्तु स्थायित्व नहीं आया है। लेकिन जब बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाएगा, वो चीज़ें सामने से हटा लीजिए, चीज़ें जो है यहाँ दिमाग में बैठा रहेगा। तो जैसे ही आप बच्चे के ऐसे पीछे छिपाएंगे खिलौना, वो घूमते हुए पीछे देखने के लिए जाएगा, और जैसे घूमते हुए पीछे चला गया, समझ लेना वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया है। और ये शैशवा अवस्था में ही आ जाता है, या कहेंगे संवेदीगामक अवस्था में लास्ट तक में 16 से 18 महीना या 20 महीना तक, या लास्ट तक में आ जाता है। तो ये गुण जो है वस्तु स्थायित्व का गुण इसी स्टेज में आ जाता है। तो वस्तु स्थायित्व की कमी किस अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था में। वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति किस अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था में। अब बच्चे ढूंढने लगेंगे जब ये वस्तु स्थायित्व आ जाएगा। फिर आता है इसमें डिलेड इमिटेशन, जिसको कहते हैं स्थगित अनुकरण, ठीक है, स्थगित अनुकरण कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वर्ड यूज कर लेता है, विलंबित भी कह सकते हैं। अब ये विलंबित अनुकरण क्या होता है, एक होता है अनुकरण करना, देखना, किसी भी चीज़ को देख करके नकल करना, ज्यों का त्यों, जैसा सामने वाला कर रहा है वैसा अगर दूसरा कर रहा है तो उसको अनुकरण कहते हैं। लेकिन ये विलंबित या स्थगित अनुकरण करता है, इसका मतलब है कि तुरंत वो रिएक्शन नहीं करता। कोई चीज़ देखा, कॉपी किया, तो थोड़ी देर के बाद उसका रिएक्शन देगा या उस तरह से करेगा। तो जब थोड़ा सा विलंब से करे, थोड़ा देर के बाद करे वो क्रिया, तो कहेंगे विलंबित अनुकरण। इस तरह से यहाँ पर आपका शैशवावस्था में ये चीज़ें इनका मेन है। दूसरा आता है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक। तो इसमें क्या होगा, 2 से 7 वर्ष होगा। बच्चे जो है यहाँ पर सीखेंगे इस तरह से, यहाँ अनुकरण करके सीखेगा,
प्रश्न करने की आयु होती है। यहाँ पर बच्चे सिंबॉलिक थॉट्स या इसको कहते हैं प्रतीकात्मक खेल या विचार दोनों कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से दर्शाएगा प्रतीक से जोड़ करके, ठीक है। प्रतीक से जोड़ करके कोई भी एक लाठी ले लिया, मोटरसाइकिल बना करके दौड़ रहा है, तो किसी खेल को किसी प्रतीक से जोड़ करके हवाई जहाज बना लिया है, या इस तरह से दौड़ रहा है और उसको एक ले लिया, चाहे यहाँ पर बांध लिया है, क्या टी शर्ट या चादर बांध लिया, दौड़ रहा है, उसको लग रहा है कि सुपरमैन या इस तरह से है। तो किसी एक प्रतीक से जोड़ करके खेल को खेलना या विचार प्रदर्शित करना, यहीं पर कौन सा गुण पाया जाता है? जीववाद का गुण पाया जाता है। यानी निर्जीव वस्तु को क्या समझेगा? सजीव समझता है, तो जीववाद का गुण आ जाता है। यहाँ पर बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित का क्या मतलब होता है? जैसा बच्चा देख रहा है चीज़ों को दुनिया में, उसको लगता है कि दुनिया भी उसी तरह से देखती है जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। जिस तरह से मैं चीज़ों के बारे में सोचता हूँ वैसे भी दुनिया भी वैसे ही सोचता है। केंद्र में अपने आप को रखेगा, बाकी दुनिया इसके अगल बगल घूमती है। ट्रेन में ये सफ़र कर रहा है, तो अगर वो ट्रेन में घूमती हुई नजर आती है बाहर की चीज़ें, इसको लगता है हम स्थिर है और चीज़ें हमारे चारों तरफ घूम रही है। तो ये गुण पाया जाता है कहाँ? प्री ऑपरेशनल में। और लास्ट में आ जाते हैं तीसरा में, आपका कौन सा? क्या? हाँ, केंद्रीयकरण का गुण ना, ठीक है। एक ये भी है केंद्रीकरण का गुण। अब ये केंद्रीकरण का गुण क्या होता है? किसी भी एस्पेक्ट या किसी भी चीज़ को, जैसे दो गिलास है, दो गिलास, एक लंबा वाला पतला वाला है, एक चौड़ा वाला मोटा वाला छोटा सा है, दोनों में बराबर पानी या दूध देंगे। इसमें जो है बच्चा सिर्फ लंबे वाले को चूज करेगा। क्यों लंबे वाले को चूज करेगा? क्योंकि ये एक चीज को या एक ही पक्ष पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है, और वो एक पक्ष है लंबाई वाला, तो इसको लगता है लंबा वाला में ज्यादा है। तो केंद्रीकरण का गुण है अगर बच्चे में, तो समझेंगे किसी एक पक्ष को देखेगा, और अलग अलग पक्ष को अगर ये देख पाएगा तो बच्चे में आ जाएगा विकेंद्रीकरण का गुण, संरक्षण का गुण। अब वो देखेगा लंबा चौड़ा गिलास है, या लंबाई है, चौड़ाई या चौड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में जो है समान मात्रा में दूध है। तो ये चीज कब समझेगा? जब वो अलग अलग पक्षों के बारे में देखेगा, तब ये बच्चा कहेगा। और ये बच्चा आ जाता है कहाँ? मूर्त संक्रियात्मक में। तो यहाँ पर बच्चे अब क्या करेंगे? 7 से 11 वर्ष। यहाँ पर बच्चे किस चीज के बारे में चिंतन कर पाता है? अब यहाँ पर कैसा चिंतन करेगा? मूर्त चीजों के प्रति। अब बच्चे के सामने मूर्त चीजें हैं, देख करके सीखेगा। तो इस उम्र में बेसिकली 1 क्लास से लेकर के 5वीं तक बच्चे को जो पढ़ाते हैं, इसी स्टेज में आता है। तो वहाँ पर चीजें सामने होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कब सीखेगा? जब चीजें सामने हो। तो अमूर्त संक्रियात्मक, यहाँ अमूर्त चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए शिक्षण का मेथड जो अपनाता है टीचर, तो किस ओर से किस ओर? मूर्त से अमूर्त की ओर। तो पहले चीजें सामने होनी चाहिए बच्चों के, उसके बाद फिर अमूर्त चिंतन करवाएंगे। और यहाँ पर आ जाता है आपका CCE, 3 गुण आता है। ये चीजें हमेशा याद करने के लिए कहते हैं CCS ना। CCS में पहला C का मतलब होता है संरक्षण, कहेंगे इसको कंजर्वेशन का गुण, ठीक है। अब कंजर्वेशन का गुण में क्या होता है? वही चीज जो अभी बता रहे थे, गिलास वाला। तो 2 गिलास है, ठीक है, इसमें भी दूध भरा हुआ है और इसमें भी भरा हुआ है, ठीक है। ले लेते हैं 1 लीटर। अब यहाँ पर बच्चा अलग अलग पक्षों को देख पाएगा। द्रव्यमान, ठीक है, उसका जो संख्यात्मक मान होगा। तो ये सब भौतिक राशि के बारे में ज्ञान आ जाता है बच्चों में। तो ये चीज़ यहाँ पर पाई जाएगी। अब बोलेगा उसी दूध को 1 लीटर को आप ड्रम में डाल दीजिए, बाल्टी में डाल दीजिए, पाइप में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मात्रा चेंज होने वाला नहीं है। ये चीज़ें समझने में कब सक्षम है? 7 से 11 वर्ष में। और इसी गुण को कहते हैं संरक्षण का गुण। और जब संरक्षण का गुण आएगा तो ये अपने साथ लेकर के आता है विकेंद्रीकरण का गुण, ठीक है। यानी अलग अलग पक्षों को अब वो देखने लगा, तो ये गुण आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। फिर इसमें आता है एक वर्गीकरण का गुण। और वर्गीकरण से मतलब क्या होगा? वर्ग में लगाना, क्लास में लगाना। क्लास में या कहेंगे कि जैसे कॉपी यहाँ पर है, अलग अलग कॉपी, अलग अलग टॉफी, अलग अलग कलर के चॉकलेट रखे हुए बच्चे के सामने, तो कहेंगे कि इसमें लाल वाले चॉकलेट अलग कर देना, पीला वाला अलग कर देना, रेड वाला अलग करना। तो इस तरह से बच्चे अलग अलग वर्ग में लगा पाएगा, तो इसको कहते हैं वर्गीकरण का गुण। और लास्ट में इसमें आता है आपका श्रेणीबद्धता या श्रेणीकरण का गुण। अब ये श्रेणीक्रम में क्या होता है? श्रेणी का मतलब होता है एक क्रम में लगाना। तो इस तरह से घटते क्रम बढ़ते क्रम में अगर लगाना सीख गया तो कहेंगे श्रेणीक्रम का गुण 7 से 11 वर्ष में आएगा। इतना ही याद रखना है। और आगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क वो नेक्स्ट वाला में आ जाएगा। अच्छा हाँ, सॉरी, आगमनात्मक तर्क। एक तो आगमन विधि का मतलब क्या होता है? आगमन में क्या होता है? पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर क्या देते हैं? रूल। अब ये एग्जाम्पल जब भी देते हैं बच्चे को, तो ये इसके एग्जाम्पल जो होगा
तो बच्चे की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ होता है, ठीक है। जब भी आप कोई एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चे की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है, और उस जुड़े हुए चीज़ों से फिर आप एक रूल बनाते हैं बाद में। तो बहुत सारा एग्जाम्पल देने के बाद मूर्त भी हो सकता है, अमूर्त भी हो सकता है। तो बेसिकली जब समझाते हैं बच्चों को तो कोशिश करते हैं कि जब इस उम्र के बच्चे हो तो मूर्त एग्जाम्पल दिया जाए, यानी चीज़ें सामने हो। इससे जब मूर्त चीज़ें सामने इससे एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद एक नियम आप बनाएंगे, तब कहलाता है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो यहाँ पर कहेंगे आगमनात्मक क्या सोच पैदा होता है। तो बच्चे में यहाँ आगमन विधि वाला रूल होता है, और जब इसमें आ जाएंगे इसमें फॉर्मल ऑपरेशनल में, तो इसमें आ जाता है कौन सा, अब निगमनात्मक तर्क करेगा, निगमनात्मक तर्क इसी को कहते हैं। एक ही वर्ड आता है, हमेशा क्वेश्चन वही तो पूछता है, और उसका नाम होता है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहेंगे, हाइपोथेटिक, हाँ, परिकल्पित, इसको क्या हो गया, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। ये चीज़ें याद नहीं रह पाता है बच्चों को, ये बात हमेशा पूछा जाता है। जब भी औपचारिक के बारे में पूछा जाता है तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क लिखा रहता है। ये तर्क किस अवस्था में कर पाएगा, फॉर्मल स्टेज में, अमूर्त चीज़ों के बारे में चिंतन कर पाएगा। ये आपका पूरा पियाजे का थ्योरी था। अब कोई परिकल्पना करना मतलब आप जो है सोच रहे हैं, यहाँ से जिस भी चीज़ के बारे में आप एक अनुमान लगाएंगे, अगर यहाँ से हम कूद जाएं तो क्या हो सकता है, या तो हम उड़ करके चले जाएंगे अपने घर, या फिर हम कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। तो ये आप परिकल्पना कर रहे हैं, इसको कहते हैं परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ठीक। तो आप कल्पना कर रहे हैं, कूद नहीं रहे हैं, आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है कि इस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है। तो अब आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो तर्कशीलता समस्या का जो है इस पहलू पर, एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है। बताइए, मूर्त या पूर्व, बताइए। जब एक पहलू पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा तो क्या कहेंगे, अलग अलग पक्ष को देख पा रहा है तो एक पहलू पर ध्यान दे रहा है तो क्या कहेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये नहीं कहेंगे अलग अलग पहलू पर ध्यान देगा तो कहेंगे बच्चे में संरक्षण का गुण आ गया, विकेंद्रीकरण का गुण आ गया, तब मारते मूर्त संक्रियात्मक। जब एक पक्ष या एक पहलू कहे तो पूर्व संक्रियात्मक में, इसी को कहते हैं केंद्रीकरण का गुण, ठीक है। किसको कहेंगे, ये एक पहलू वाले को कहेंगे केंद्रीकरण का गुण, और अलग अलग पहलू रहता तो विकेंद्रीकरण, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में कौन से लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है। तो क्लासरूम जो है वाइगोस्की के अनुसार किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहला, शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों को समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें, ठीक है। देख लेते हैं, शिक्षकों को उद्दीपन तथा प्रतिक्रिया। अब बहुत सारे बच्चे ये उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच फंस जाते हैं, ये होता क्या है, और बार बार हमें ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है। तो जब भी उद्दीपन और अनुक्रिया की बात कहा जाए तो यूँ समझना ये जुड़ा हुआ है व्यवहारवादी से। सबसे पहला व्यवहारवादी होना चाहिए, और व्यवहारवादी को हम बढ़ावा नहीं देते, हम रचनावादी को। अब ये उद्दीपन क्या होता है, देखिए ध्यान में रखिएगा आप लोग। उद्दीपन कोई ऐसा चीज जो आपको प्रतिक्रिया देने के लिए बाधित करे, आप रिएक्शन देने के लिए एकदम जो है तैयार हो जाए। जैसे आप इधर से अभी छुट्टी होगा जाएंगे और यहाँ पर गोलगप्पे वाले को देखेंगे तो कुछ लोगों के मुंह में क्या होगा, तो वो आपका रिएक्शन है। उद्दीपक आपके लिए क्या हुआ, उद्दीपक वो गोलगप्पा था, ये जो उद्दीपन था क्या था, गोलगप्पा था, ठीक है। और प्रतिक्रिया क्या हुआ, मुंह में पानी आना, तो ये है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा चीज जिसके लिए आप रिएक्ट करें, ये लड़का इसको एक थाप लगा देगा, उधर से एकदम दंदना जाएगा, मिजाज एकदम गर्म हो जाएगा उसका, तो वो उसका प्रतिक्रिया है। मारने को उसका भी मन हो रहा है अंदर से, लेकिन लग रहा है मारेंगे तो और दो चार पड़ जाएगा, तो कमजोर हैं हम, अब दो चार और पड़ जाएगा, गुस्सा दिखाएगा लेकिन कुछ कह नहीं पाएगा। तो इनका जो था वो उद्दीपक क्या था, वो थाप लगना, ठीक है, और रिएक्शन क्या था, उसका गुस्सा होना। इस तरह से कोई भी ऐसी चीज
जो आपको प्रतिक्रिया करने के लिए, रिएक्शन देने के लिए बाधित करे, क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। और ये व्यवहारवादी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बढ़ावा नहीं देते हैं। को अनुकूलन को सक्षम करना, तो इसको बढ़ावा नहीं देना है। शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना। नकारात्मक को कभी बढ़ावा देना है तो हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक अभिप्रेरित भी करना है, मोटिवेशन की भी करना है। शिक्षक को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके करने चाहिए। तो कभी भी शिक्षक को स्मृति या याद पर आधारित रणनीति नहीं अपनाना, रट्टा नहीं मरवाना है। सुदृढ़ीकरण मतलब उसको जो है बढ़ावा देना कह सकते हैं, या उसको और बढ़ावा देना, इस तरह से। तो इन दोनों को बढ़ावा देना या सुदृढ़ीकरण करना, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वाइगोस्की कहता है कि स्कैप फोल्डिंग का यूज करना। और स्कैप फोल्डिंग कैसा होता है? क्या वो परमानेंट होता है? वो अस्थाई मदद होता है। वो अस्थाई का मतलब होता है कुछ समय के लिए। अच्छा, निहितार्थ का मतलब क्या होता है? निहितार्थ का मतलब होता है आशय, ठीक है। उससे क्या मतलब निकल के आता है? तो यही है कि जैसे कह रहा है कि कौन सा वाइगोस्की सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा का निहितार्थ है, या एक कक्षा किस तरह से होना चाहिए। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा का माहौल किस तरह से होना चाहिए, या इसका क्या निहितार्थ निकल करके आ गया, यानी उसका क्लासरूम कैसा होना चाहिए। तो निहितार्थ का मतलब आशय या कैसा होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? वाइगोस्की के अनुसार। तो कहा है, तो वाइगोस्की प्याजे कहता तो प्याजे। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, कैसा समर्थन देना है? ऐसा हेल्प देना, जैसे साइकिल सिखाते हैं तो पीछे से कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं, तो वो हुआ अस्थायी मदद, या कहेंगे टेम्पोररी हेल्प। तो ये इसी को कहा जाता है क्या? स्कैप फोल्डिंग। तो इसमें जो है स्तर में भी बदलाव करना और मात्रा में भी। ये नहीं कि लगातार पकड़े हुए साइकिल दिन भर हम भी साइकिल के पीछे दौड़ रहे हैं, तो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। ये चीजें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार स्ववाक, ये स्ववाक है प्राइवेट स्पीच। 4 तरह की स्पीच के बारे में बात करते हैं। कितने प्रकार? 4 तरह का। कौन कौन सा बताइए जल्दी से। वाइगोस्की के अनुसार 4 तरह की भाषा का इस्तेमाल बच्चा करता है। सबसे पहले कौन सा? सामाजिक वाक होता है। उसके बाद होता है क्या? निज वाक या स्ववाक, इसी को कहते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है निज कहे या निजी कहे, निजी वाक। यहाँ पर जो लिखा हुआ स्व यही है, ठीक है। फिर आता है आपका कौन सा? वाइगोस्की भाषा के बारे में 4 तरह से कहा है ना, कौन कौन से? एक तो दो था। एक होता है मौन ना, मौन, आंतरिक। तो 3 या 4? 3 ही होता है ना। तो सबसे पहला होता है सामाजिक वाक। तो 0 से 2 साल के बच्चे जो करते हैं, या समाज से बातचीत करने के लिए जो वाक किया जाता है, जुड़ने के लिए जो बातचीत किया जाता है, उसको कैसा वाक कहेंगे? सामाजिक वाक। 3 से 7 साल के बच्चे लगभग इस तरह से बात करते हैं, निज वाक करते हैं या स्व वाक कहते हैं। तो ये बच्चे खुद में बात करते हैं। कोई काम कर रहा होता है तो खुद से बिलबिलाते हैं अंदर से, अरे नहीं ये वाला गलत लग गया यार, ये यहाँ पर लगना चाहिए, ये कलर यहाँ पे होना चाहिए। इस तरह से खुद में अगर अकेले बैठ के बात कर रहा है तो ये साइंटिस्ट साहब कहलाता है कौन सा? स्व या निज वाक या प्राइवेट स्पीच कहता है। और ये अपने काम को क्या कर रहा होता है? दिशा दे रहा होता है। तो खुद के काम को दिशा देना, निर्देशित करना क्या कहलाता है? निज वाक। और ये वाला वाक कौन सा होता है? जो आप चुपचाप बैठ करके एकांत में सोचते हैं, और अभी भी सोच रहे हैं, पता नहीं आज सर 2 बजे तक पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, मन में इस तरह से सोच रहे हैं अगर, तो ये वाला वाक कहलाता है मौन वाक। पता नहीं सर बिरयानी का पार्टी देंगे कि नहीं देंगे, तो ये चीज़ें सोच रहे हैं आप बैठ करके, ठीक है। और ऐसे वाक को कहते हैं मौन आंतरिक वाक, जो हम सुन नहीं पा रहे हैं, आप कर रहे हैं चुपचाप अंदर में कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वाक जो हमारी सोच और व्यवहार को दिशा देता है। तो दिशा कौन सा देगा? तो कहाँ है? दिशा देता है वो डैश कहलाता है, तथा उसे डैश किया जाना चाहिए। तो इसी को कहते हैं निजी वाक। और इसको क्या करना चाहिए? बच्चे में प्रोत्साहित करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा प्राइवेट स्पीच करेगा, उतना ज़्यादा अपने काम को दिशा देने में उसको मदद मिलेगा, समस्याओं का हल कर पाएगा। अब है वाइगोस्की के अनुसार निम्न में क्या बच्चों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? तो ZPD को हासिल करने में बच्चे का जो अंतिम पोटेंशियल है उसको अचीव करने में मदद कौन करता है? स्कैप फोल्डिंग। यही मदद ले जाता है उसको सीखने के स्तर को दूर तक, जहाँ तक बच्चे का पहुँच होता है। तो अनुकूलन प्याजे का है, पूर्वाभ्यास नहीं करवाना, निष्क्रिय अनुकरण नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए,
अब गार्डनर कहा जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने के पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? तो 8 प्रकार की बुद्धि अगर याद होगा तो इसमें एक छांट पाएंगे और नहीं होगा तो नहीं छांट पाएंगे। है ऑप्शन दिख नहीं रहा है आपको सिर्फ, ठीक है। सबसे पहला देखिए, एक तो आपने पढ़ा होगा कौन सा, भाषाई बुद्धि। दूसरा बोलिए, ठीक है, स्थानिक बुद्धि और संगीतीय बुद्धि, ठीक है। चौथा बोलिए तार्किक, तार्किक भी गलत हो रहा है, तार्किक गणितीय, यही ना। और चौथा और पांचवा हो गया कौन सा, गतिक कायिक या कायिकी बुद्धि, ठीक है, जिसको कहते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक। छठा वाला जो होता है वो जो अंतरा और अंत्य है, ठीक है, जो गलत कर रहे थे बच्चे, इसको कहेंगे इंटरपर्सनल। और चौथा होता है आपका सातवां इंट्रापर्सनल। अभी देखिए उल्टा बोल रहे हैं आप लोग फिर भी। नम्मा होता है प्राकृतिक, नम्मा नहीं आठवां। अब देखिए ये 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात किया। यहाँ पर बच्चा जो फंसा था, कल का जो क्वेश्चन था, हमको आने में लेट हो गया था। अब ये इंटरपर्सनल वाला जो होता है, क्या बताए थे, दूसरों के बारे में, दूसरे के जिंदगी में इंटर कर जाना, इंट्रापर्सनल, ये सॉरी इंटरपर्सनल। और खुद के बारे में जानना क्या कहलाता है, तो ये खुद के बारे में था और ये दूसरों के बारे में। और इसके वजह से कल गलत हो गया, कभी अंतरा कर देता है, कभी अंत्य कर देता है हिंदी में। अब यहाँ पर देखिए इस 8वां में कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो प्राकृतिक बुद्धि है, ठीक है, भाषाई बुद्धि है, संगीतमय भी है, कौन सा नहीं है, सृजनात्मक बुद्धि के बारे में ये बात नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो 8 प्रकार की बुद्धि हो गया। सबसे पहले भाषाई बुद्धि, जो भाषा के प्रदर्शन में उच्च हो, ठीक है, बोलने में, भाषण देने में, इन सब में। वकील हो गया, नेता हो गया, तो ये सब में क्या होता है, उच्च भाषाई बुद्धि होगा। स्थानिक बुद्धि, जिसमें स्थान की समझ हो, मैप का समझ हो, बेसिकली इसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। जैसे पायलट होता है, अमीन होता है, तो इन सब में कौन सा बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। संगीतीय बुद्धि, जिसको गाने को कंपोज करने में, म्यूजिशियन में, इन सब में पाया जाता है, गाने में उच्च होता है। क्लासरूम में बैठे धूम ताल बना देगा, बगल में अगर कहीं गाना बज रहा है तो यहीं डीजे बजाने लगेगा बेंच पर, तो ऐसे बुद्धि को कहेंगे संगीतमय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि, जहाँ पर तर्क लगाया जा रहा है, लॉजिक लगाया जा रहा है, समस्या का समाधान किया जा रहा है, तार्किक गणितीय बुद्धि। गतिक कायिकी बुद्धि में क्या होगा, बॉडी पर, अपने बॉडी पर उच्च तरीके से पकड़ होता है और वो अलग अलग तरह से अपने बॉडी को मोड़ सकता है अपने अनुसार, इसमें कहेंगे गतिक कायिकी बुद्धि। जितने भी एथलीट है, खिलाड़ी है, ये सारे इसमें आ जाएगा। बेसिकली सर्जन जो होता है उसमें भी ये बुद्धि पाई जाती है। और इंटरपर्सनल जो होता है, दूसरों के मनोभाव, आप इनके बारे में समझ रहे हैं, बेचारा पढ़ने आता है डेली, कितना दूर से थक जाता होगा, पता नहीं यहाँ से जा करके पढ़ पाता होगा नहीं, या जो भी आप दूसरे के प्रति सोच रहे हैं, तो इनको कहेंगे क्या, इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल, खुद के बारे में, यार टेस्ट दिए कल नंबर कम आ गया, कैसे बढ़ाया जाए। हम तो सीडीपी में इतना इतना बना लेते थे, लेकिन कल जब पूरा वाला टेस्ट हुआ तो 20 पे ही अटक गए, डेली 27-28 ला रहे थे। अब हुआ कारण क्या हुआ कि डर बैठ गया एक कि एग्जाम है, ओरिजिनल एग्जाम समझ बैठे क्लासरूम में ही, और इस वजह से मेरा गलती हो गया। तो ये चीज़ें आपको कैसे बेहतर करना है, अगर घर में बैठ करके इसको क्या करना है, डेली घर में अगर एक सेट या 2 दिन 3 दिन में एक पूरा 150 नंबर का घर में ही बैठ के मारें, उससे क्या होगा, आपका टाइम भी मैनेजमेंट होगा और डर भी खत्म होगा। तो घर में भी लगेगा, जिस दिन आप समय देख करके बैठिएगा एग्जाम देने, उस दिन आपको लगेगा कि आप क्लासरूम में ही एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा आप करेंगे जा करके, हमको उम्मीद है, और आपके अंदर से वो एग्जाम वाला डर दूर होगा, समय के भी बचत कर पाएंगे, नंबर भी बेहतर लाएंगे, और वो वाला फिर इतना टेस्ट अगर आप लगवा देंगे यहाँ हमसे, आप लोगों को हम लोग, कि आपको एग्जाम हॉल में लगेगा कि यहीं बैठे हुए हैं। तो ये वाली फील आप में जिस दिन आ जाएगी कि हम एग्जाम हॉल में नहीं, अपने क्लासरूम में बैठ करके टेस्ट दे रहे हैं, फिर आप इतने पॉजिटिव होंगे, आपका नंबर भी बेहतर होगा। क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइम भी हो गया ना। शिक्षक को बच्चों में मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रतिक्रियाओं का पालन करना चाहिए।
तो एक बात होता है मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड। जब भी मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड कहेंगे तो ये ऐसा मापने का यंत्र होता है जहाँ पर किसी भी बच्चे का व्यक्तिगत विभिन्नता का ख्याल नहीं रखा जाता है, सबको एक डंडे से हाँका जाता है, सबको समान मान करके मूल्यांकन किया जाता है। तो ये बात क्या है? गलत है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना होता है। क्या ये बात सही है? मतभेद को कभी खत्म किया जा सकता है? नहीं, बल्कि उस मतभेदों को एक्सेप्ट करके हमको उनके अकॉर्डिंग व्यवस्था बनानी होती है। तो ये भी क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। शिक्षकों को जेंडर तटस्थ, अब ये क्या होता है जेंडर तटस्थ? जेंडर न्यूट्रल भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक कैसा है, सामाजिक संरचना है जिससे डैश को बढ़ावा मिलेगा। जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर भेदभाव को, जेंडर अनुरूपता को या जेंडर समरूपता को। क्या होगा? फंस गए ना? जेंडर तटस्थ वर्ड जो होता है, जैसे होता है कैमरा मैन, तो इसको कहेंगे न्यूट्रल में बोलने के लिए तो क्या कहेंगे? कैमरा पर्सन। ठीक है, फिर इस तरह से बैट्समैन, तो यहाँ पर मैन की बात आ रही है, अब तो वुमेन भी खेलने लगी, तो बैटर। इस तरह से अगर जेंडर न्यूट्रल वर्ड कहलाता है तो इस वर्ड का अगर यूज करेंगे तो जेंडर रूढ़िवादिता कम होगा ना, बढ़ेगा। यहाँ कह रहा है जिससे डैश को बढ़ावा मिलेगा, तो जेंडर समानता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जेंडर इक्विटी को बढ़ावा मिलेगा, समता को बढ़ावा मिलेगा, यानी अब वो चीजें कम होगी, तो रूढ़िवादिता कम होगी, तो इससे जेंडर समता क्या होगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगा कौन? जेंडर समता। कम कौन होगा? रूढ़िवादिता। यहाँ बढ़ाने की बात कर रहा है, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, ऑब्वियसली सी बात है। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए? कोई बच्चा विशिष्ट है, ठीक है, उनकी क्या कह रहे हैं? आवश्यकताओं को ध्यान में रखने से कौन सा फिलोसफी आप अपनाएंगे? उनको पृथकीकरण करके अलग शैक्षिक संस्थानों में भेजना चाहिए, सभी को एक साथ एक छत के नीचे विशिष्ट प्रावधान के साथ शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। इनको केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो सिर्फ जो है काम करने के लिए, कोई कौशल सिखाने के लिए नहीं करना, इन्हें समावेशी शिक्षा का हक, ताकि वे सामान्य स्कूल में पढ़ सकें। तो ये हक दिलाना है कि आप भी जनरल स्कूल में पढ़ सकते हैं, भिन्नताओं के कारण भी आप में कमी है, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको, हम आपकी कमी को यहाँ दूर करेंगे। ये चीज़ें होगी तो क्या होगा? इनको किसी भी प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं, ये विद्वान नहीं होते हैं। ठीक है, सीखने के अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में कौन सा उचित समावेशन है? तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्र हैं, ठीक है, जिसको कहेंगे अधिगम निर्योग्यता वाले, तो मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण नहीं करना है, लंबी अवधि के लिए लिखित परीक्षा नहीं देना है, तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण, अधिमान्य बैठने की व्यवस्था। अधिमान्य मतलब होता है क्या? लचीलापन। ठीक है, तो इसमें जो होगा क्या होगा? बैठने की व्यवस्था में क्या होगा? लचीलापन होगा। जिस तरह से बच्चे होंगे उस तरह का क्लासरूम माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि वहाँ पर कोई बच्चा आ रहा है, लंगड़ा बच्चा है, अरे लंगड़े को आना है तो उसको रास्ता दो, नहीं, इस तरह का क्लासरूम बनाएंगे तो वो आएगा वहीं पे बैठ जाएगा, वहाँ से दिखाई भी ठीक से देगा, उनका जगह वहाँ फिक्स कर देंगे। या फिर इस तरह से हो सकता है कि किन्हीं को देखने में दिक्कत है, उनका सीट हम आगे प्रावधान कर दें, तो ये स्पेशल प्रोविजन हुआ, तो लचीलापन हुआ बैठने में। अब उनको सीट यहाँ पर ये फुल है, ये पहले आके बैठा है, अब वो बच्चा है जिनको देखने में दिक्कत है उसको बोलेंगे बाबू आप पीछे चले जाइए, उनको यहाँ पे बैठने। तो ये क्या हुआ? बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगर यही फिक्स रहेगा तो ये बोलेगा नहीं ये मेरा सीट हम यहाँ से नहीं लेंगे, तो ये हुआ फिक्स हो गया। तो नहीं, कैसा रखेंगे? लचीलापन रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी। और 3-4 क्वेश्चन है। समावेशी स्कूल को चाहिए कि वे क्या करेगा? विविधता को समझे, स्वीकार करे और महत्व दे। एकदम सही बात है कि यही है, समावेशी को तो यही चाहिए कि विविधता को महत्व देना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसको स्वीकार करना है। बच्चों को पहचाने, नामीकरण करें और उन्हें पृथक कर दें। पहचान लेंगे किसको किस चीज़ में दिक्कत है और उसको एकदम अलग थलग बैठा देंगे। तुम अंधे हो तो तुम उधर ही बैठना, इधर मत आना। इस तरह से नामीकरण नहीं करना है कभी भी। एक रूपता और मानकीकरण, एक रूपता भी नहीं लाना है, मानकीकृत भी बढ़ावा नहीं देना, स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं लेना है। दया और सहानुभूति, बेचारा को देखने में दिक्कत है होने दो, तो इस तरह से उस पर सहानुभूति नहीं दिखाना है। ठीक है, इससे क्या होगा? उसमें वो भाव पैदा होगा कि मेरी जो माजूरियत है उसको वो कमजोरी का फायदा उठा करके सर मजा ले रहे हैं, अब बेचारा को होने दो, बैठने में दिक्कत है, आगे आना है तो उसको आगे बैठना, आओ भैया स्टेज पे बैठना आप। तो इस तरह से नहीं कहना है, मनोवृत्ति विकसित करने पर ध्यान नहीं देना है। ऑप्शन नंबर
अच्छा, सहानुभूति और समानुभूति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। सुनिए, दो चीज होता है, एक होता है सहानुभूति, एक होता है समानुभूति। सहानुभूति होता है कि आप जाते हैं किसी के दुख में और कहते हैं अरे यार आपके साथ बहुत बुरा हुआ, इस तरह से आप उसको कहते हैं, आपको हिम्मत दे इस तरह से। और दूसरा होता है समानुभूति, वो बच्चा कहता है, वो आदमी जाएगा दोस्त के पास जाएगा, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, हम समझ सकते हैं दोस्त आप पे क्या बीत रहा होगा, तो आप उसके जगह रहकर वो फील करवा रहे हैं, ठीक है। यानी जो चीजें आपका दोस्त फील कर रहा है वो आप भी फील कर रहे हैं, इसको कहते हैं समानुभूति। और सहानुभूति मतलब सिर्फ आप दिलासा दे करके चले गए, ठीक है। तो क्या किसको बढ़ावा देना है? समानुभूति को। तो बच्चे में इस चीज को बढ़ावा देना है, समानुभूति को बढ़ावा देना है, सहानुभूति को नहीं, सिर्फ दिलासा नहीं देना है। आप उसके जगह रह करके आप उस चीज को फील कीजिए, उसके दर्द को फील कीजिए। अगर आपका दोस्त रो रहा है ब्रेकअप में, आप भी रोइए थोड़ा सा, ठीक है। इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? ये तो आसान, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं होगी। जहाँ पर सहयोगात्मक होगा, बच्चे ग्रुप में बैठ करके सीख रहे होंगे, ठीक है, चर्चाओं में शामिल होगा, इसको कहते हैं सामाजिक रचनावादी कक्षा। अब निम्न में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऐसी अभिप्रेरणा जो आपके अंदर से निकले। इस बार रिजल्ट चीर फाड़ देना है सीटेट में, 150 में 160 नंबर लाना, ऐसा वाला मोटिवेशन आए, इसको कहते हैं आंतरिक मोटिवेशन। कौन सा है जो आपके अंदर से निकल के आ रहा है इसमें? तो रुचि के कारण नया कौशल सीखना, आपका इंटरेस्ट है इसीलिए आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात, ये अंदर से आ रही है। इनाम जीतने के लिए नहीं, बिरयानी खाने के लिए नहीं, ठीक है, सजा से बचने के लिए नहीं, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए, ये सब बाहरी कारक है, नहीं होगा। जो आपके अंदर से आए, ठीक है, उसी को कहते हैं आंतरिक। प्रशंसा बढ़ाई, महारत या निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? अब बताइए, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इधर ध्यान, लास्ट है, क्या होगा? देखने में बड़ा है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। देख लेते हैं। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। क्या ये होगा? महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होता है। ये होगा। महारत लक्ष्यों में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर पर प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य को समझने सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो महारत उन्मुख लक्ष्य जो होगा वो खुद के सुधार के बारे में होगा, खुद बेहतर कैसे करेंगे, खुद के सीखने के लिए करता है। और प्रदर्शन वाला जो है उच्च नंबर फर्स्ट आने के लिए, ग्रेड पाने के लिए करेगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है ये बात कि अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होगा। कौन सा? निपुणता वाला या महारत या मास्टरी। जबकि प्रदर्शन वाला किस लिए किया था? उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। देखने में बड़ा था लेकिन आसान था। ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 नंबर सही लग रहा है, देख ले। महारत लक्ष्य विफलता से बचने के लिए, विफलता से बचने के लिए जो होता है उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं फेल्योर एवॉइडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर विफलता है, मास्टरी वाला नहीं होगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपके लिए है, लगा लीजिएगा। ठीक है, क्या होगा देख लीजिए।